चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्लास में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग किए भी थे, आगे भी आज क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट हमारा और रह गया है पहले कवर। बाकी जितने लोग जुड़ चुके हैं अगर आप लोग चेक ऑडियो और है या नहीं, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे। तो इसमें हम लोग समझे थे कि जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है, 2L है। तो इसके कारण एक्सिस पर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। तो ये हम लोग सीखे थे कि ये होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, ये बात सीखे थे हम लोग। अच्छा एक चीज और समझिए, ये तो एक्सियल पॉइंट पर हो गया। अगर आपसे कोई इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर पूछे, हम जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर है सेंटर, ठीक, तो इक्वेटर इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है तो इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसको हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, सबसे पहले तो ये इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो ये सिंपली AP अपॉन आर क्यूब। ये दो चीज क्लियर है। तीसरा चीज हम लोग क्या समझे थे, तीसरा चीज हम लोग समझे थे कि जैसे मान करके चलिए कि एक डाइपोल है हमारे पास, ये माइनस क्यू चार्ज, और इधर है हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर है और बीच का सेपरेशन कितना है, 2L। अब इसके कारण किसी एक रैंडम पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट इधर है, यहाँ पर है कोई पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट r, थीटा हम लोग लिए थे, और ये एंगल बन रहा था थीटा। तो इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, तो यहाँ पर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, बिल्कुल सही बोलिए, KP बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, इसके डायरेक्शन को भी हम लोग समझे थे। तो डायरेक्शन हमारा क्या था, एंगल क्या था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। क्या इतना बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या समझे थे, इसके बाद हम लोग समझे थे कि जैसे मान करके चलिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अगर इसमें किसी डाइपोल को रख दिया जाए, जैसे इसमें अगर हम एक डाइपोल को रख दें, या मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज है, और मान लेते हैं कि एंगल थीटा बन रहा है, तो इस पर जो है एक फोर्स तो इधर लगेगा, और क्या लगेगा, QE, और एक फोर्स ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर इधर आ जाएगा QE। तो यहाँ से ये रोटेट करना चाहेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पर टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग सीखे थे कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा होता है तो टॉर्क कितना होता है, ये टॉर्क हम लोग सीखे थे कि ये होता है PE sin। तो इतना बात जो है हम लोग पिछले क्लास तक डिस्कस कर चुके थे, इतना जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए तो आज एक कॉन्सेप्ट हेडिंग लगाइएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी stored in dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए किसी एक समान, चलिए सुषमा कुमारी गुड आफ्टरनून, विक्की कुमार सिंह गुड आफ्टरनून। लिखिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी विद्युत द्विध्रुव में, किसी विद्युत द्विध्रुव में संचित संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा, संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं याद रखिएगा 5 बजे से आपका साइंस का एमसीक्यू सेशन भी होगा जो कि जेटेड के लिए होगा। तो ये आपका यूट्यूब से ही चलेगा लाइव, तो आप यूट्यूब से ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए पवन सोरेंग जी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए रहा हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कैसा है, तो यूनिफॉर्म, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम क्या किए कि एक डाइपोल को रख देते हैं, इसमें हम रख दिए एक डाइपोल। चलिए रहा हमारा डाइपोल, इधर आपका है माइनस क्यू चार्ज और इधर क्या है प्लस क्यू चार्ज, बाकी बीच का सेपरेशन क्या है 2L। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, चलिए मान लेते हैं कि एंगल बना रहा है थीटा, एंगल कितना बना रहा है। तो एक बात बताइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पर इधर फोर्स क्या लगेगा, QE, और इधर जो फोर्स लगेगा ये भी क्या लगेगा, 2E लगेगा। तो इतना तो तय है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो इस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। तो सबसे पहले बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा ये टॉर्क क्या होता है, का मैग्नीट्यूड P sin थीटा होता है टॉर्क। अब इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसको निकालना है आपको। अब इसमें जो है कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। याद कीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते थे, जैसे मान करके चलिए ये पेन है, ठीक। अब इसको हम यहां से उठाए और ऊपर लेकर के आए। अब कोई आपसे पूछे कि इस पेन में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, हम क्या किए, इस पेन को यहां से उठाए ऊपर लेकर के आए। कोई आपसे पूछा कि अब बताइए इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो आप ऐसा बोलेंगे ये पेन यहां पर था, इसको आप उठाए तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगा कि नहीं, तो आप ग्रेविटी के कारण वर्क डन निकाल दीजिए और उसको माइनस से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वो हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने द्वारा वर्क डन निकालेंगे कि इस पेन को यहां से ऊपर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो हम बोलेंगे कि ग्रेविटी के कारण इस पर क्या निकाल दीजिए, वर्क डन, और उसको माइनस से गुणा कर दिए तो ये वर्क डन बाई क्या आ जाता था, एजेंट। वर्क डन बाई क्या आ जाता था, एजेंट। और फिर जितना एजेंट के द्वारा वर्क होता था वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहलाता था। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। ये जो डाइपोल है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, शिफ्ट करा देते हैं। मान लीजिए कि पहले ये डाइपोल ऐसे था, ठीक, एकदम बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब इसको हम क्या किए कि थोड़ा सा शिफ्ट करा दिए ऐसे ऊपर। तो हम निकालेंगे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके द्वारा निकालेंगे, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसको माइनस से गुणा करके बोल देंगे कि ये वर्क डन बाई एजेंट हो गया। तो आइए अगर हम ये निकालें वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल
for a small angular displacement d theta। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क आपका वेरिएबल होगा या कांस्टेंट? तो ये टॉर्क होगा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा। जब इसको आप आगे पीछे रोटेट कराइएगा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो थीटा क्या करेगी, वेरी करेगी। और जब थीटा वेरी करेगी कि हमारा टॉर्क भी क्या है, वेरिएबल है। तो एक चीज ये समझिए कि जब हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा स्लाइटली मूव कराए ऊपर, तो हमारा एंगल क्या होगा, बदलेगा। यहाँ पर वर्क भी बदलेगा कि नहीं? अब जरा सोचिए, जब थोड़ा सा आप इसमें डिस्प्लेसमेंट दिए तो वर्क भी कितना आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो स्मॉल वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, dw। और ये कितना आएगा, तो माइनस ऑफ जो टॉर्क लग रहा है तो डी थीटा। जैसे वर्क कैसे निकालते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स मल्टीप्लाई। तो रोटेशन वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, अगर रोटेशन पढ़े होंगे आप, याद अगर होगा, पढ़े तो हैं ही, याद अगर होगा तो रोटेशन के कारण जो वर्क निकालते थे हम लोग क्या करते थे, टॉर्क इनटू और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था, इसी को हम बोलते थे हमारा वर्क। तो यहाँ से जो हमारा स्मॉल वर्क डन आएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ टॉर्क के जगह पर लिख देते हैं टीई साइन थीटा और डी थीटा। तो ये आपको क्या मिला, स्मॉल वर्क डन मिला। क्या मिला, स्मॉल वर्क डन मिला। अब जरा सोचिए, अगर टोटल वर्क डन हमें निकालना होता, क्या निकालना होता, टोटल वर्क डन। पहले थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं चेंज, ठीक। तो यहां से अगर फॉर टोटल वर्क की हम बात करें, पूरा कार्य कितना हुआ, टोटल वर्क। तो चूंकि जब ये एंगल हमारा वेरी कर रहा है, तो वर्क को टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से जो टोटल वर्क है, इसको हम बोल देते हैं W इज इक्वल टू, ये आपका डाइपोल, डाइपोल मोमेंट जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, माइनस ऑफ पी और इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे, साइन थीटा डी थीटा। और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। कोई कंफ्यूजन? चलिए, आज बोर्ड एकदम नया लग गया है, कोई दिक्कत आज बोर्ड में नहीं है, ठीक है, लिखने में भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पी। अब बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस की माइनस कॉस, माइनस कॉस, वेरी गुड। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और थीटा से कहां तक, थीटा 2 तक। तो ये माइनस को अगर गुणा कर दिएगा तो ये प्लस न हो जाएगा। तो क्या हम टोटल वर्क को ऐसा लिख सकते हैं, टोटल वर्क को हम लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। बोलिए, तो ये जो वर्क आया, ये किसके द्वारा वर्क आया, ये वर्क किसके द्वारा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क आया। जब इस डाइपोल को आप स्लाइटली डिस्प्लेस कराए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क हुआ, ये कितना आया, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हमें क्या निकालना था, वर्क डन बाई एजेंट। और जितना एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा, वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से सुनिए, हम इस पेन को यहां से उठा पोटेंशियल एनर्जी आया, तो हम बोलेंगे कि पहले जो है ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन निकाल लीजिए, और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ जाएगा वर्क डन बाई एजेंट। और जितना एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाई एजेंट क्या होगा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, वर्क डन बाई एजेंट जो होगा ये बराबर होगा किसके, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एजेंट तो तुरंत क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये एजेंट के द्वारा करना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में डिफाइन नहीं, ये बात मैंने आपको ग्रेविटेशन में भी बताया। पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
याद कीजिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से उठा करके किसी हाइट पर ले जाते थे, तब क्या करते थे, ग्राउंड के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते थे, हाइट को जीरो मान करके, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, कितना एजेंट के द्वारा पलटन हुआ, यही पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा। थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा। चलिए, तो अगर यहां से हम निकाले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जितना एजेंट के द्वारा वर्क हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, यू से। तो चेंज जानने के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो वर्क डन बाई एजेंट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा टू माइनस ऑफ कॉस थीटा वन। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ये क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब एक चीज समझिएगा, एक कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन ये है कि जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, इवन अ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। इसका मतलब हुआ कि जब कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी गई होगी, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा की मान शून्य होगी। क्लियर। तो यहां से अगर हम ये कंसिडरेशन मान रहे हैं, आगे आपको ये प्रूफ करके दिखा भी देंगे कैसे हुआ, तो यहां से हम एक कंसिडरेशन मान लिए। तो नाउ अगर हम ये बोल दे कि थीटा थीटा वन जो है ये हमारा, चलिए थीटा वन हमारा थीटा है, और थीटा टू को हम क्या ले लें, 90 डिग्री। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होगा माइनस पीई कॉस थीटा टू कितना है, 90, तो लिख देंगे कॉस 90 डिग्री, और माइनस क्या लिख देते हैं, कॉस। अब जब इसको परपेंडिकुलर हम लेकर के गए हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है, जीरो। कब, जब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रख दीजिएगा परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखिए cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। ये माइनस कॉस थीटा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या आ गया, पीई कॉस थीटा। तो देखिए यहां से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या आ गया, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा आ गया कि नहीं। अब इसमें देखिए थीटा की जगह पर 90 रखिए, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर पहले लिखे थे कि जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो जैसे आप अभी तक 5-6 रिजल्ट को आप याद रखे, तो अब एक ये रिजल्ट भी आपको याद रख लेना, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। चलिए, तो पहले इतना बात नोट करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एसएचएम को लेकर के उसको समझ लेंगे, फिर हम लोग सवालों पर आएंगे। चलिए, बाकी जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट से कमेंट करके बताएं आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, क्या यहाँ तक क्लियर है, यस और नो।
देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या सीखे। तो टॉपिक हमारा था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल इन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा की मान कितनी। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि अगर डाइपोल को हम लोग ऐसे रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो एक क्यूई फोर्स आगे लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे और क्यूई फोर्स नीचे लगेगा नेगेटिव चार्ज पे। ये डाइपोल क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। इसमें क्या आएगी, रोटेशन आएगी, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क कितना आएगा, तो पीई साइन थीटा। तो हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कैसे निकालें, तो इसके लिए जो है हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट ये आया ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते थे, तो लगाएं कम हो गया। हेलो हेलो, सही है। चलिए ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा जो है माइक चेंज करना पड़ा। तो आइए हम लोग सीख रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे निकालते हैं। तो जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम यहां से उठा करके ग्राउंड से किसी हाइट पर ले गए और कोई हमसे पूछा कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम क्या बोलते हैं कि यहां से उठा करके जिस हाइट तक ले गए तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन निकालिए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आ जाएगा वर्क डन बाई एजेंट। और जितना एजेंट के द्वारा वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग क्या किए कि इस डाइपोल को थीटा एंगल से थोड़ा सा क्या कर दिए, रोटेट कराए। तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन हुआ माइनस ऑफ टॉर्क डी थीटा। यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकाल लिए, तो आ गया पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो एजेंट के द्वारा कितना वर्क हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क आया इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एजेंट के द्वारा वर्क डन निकल जाता है। तो ये वर्क डन आ गया एजेंट के द्वारा। फिर क्या बोले कि जितना एजेंट के द्वारा वर्क डन हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज के टर्म में डिफाइंड है। ठीक है, किसके टर्म में, चेंज के टर्म। ठीक, जैसे आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तो वहां पर क्या देखे थे, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, याद आया। अब यहाँ पर एक कंसिडरेशन है हमारा कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को जब परपेंडिकुलरली रखा जाता है लंबवत, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जीरो होता है। तो यहाँ पर हम थीटा 1 को मान लिए थीटा और थीटा 2 को क्या मान लिए 90। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया जीरो। तो इसको ऐसे ही लिख दिया माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। थीटा 2 के जगह पर लिखे 90 डिग्री और थीटा 1 के जगह पर लिखे थीटा। तो cos 90 क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से ओवरऑल ये रिजल्ट आ गया कि माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पीई cos थीटा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, माइनस ऑफ पीई cos थीटा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ये कितना है, तो माइनस ऑफ पी डॉट, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज पी डॉट ई बोल लीजिए या फिर पीई cos थीटा बोल लीजिए, बात एक। अब एक चीज समझिए, अगर यहां पर थीटा के जगह पर हम जीरो रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा कि कम, कम होगा ना। ये माइनस में, किसमें है,
माइनस, तो लिख लिए। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब नोट में जो है कुछ बात सीख, नोट में देखिएगा बात नंबर 1, पहला बात, when theta is equal to 0 degree then potential energy will be minimum, potential energy will be minimum, and dipole is in stable equilibrium, dipole is in stable equilibrium। ठीक है, यदि कोण का मान 0 डिग्री हो, यदि कोण की मान 0 डिग्री हो, तब 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 स्थितिज ऊर्जा की मान, तब स्थितिज ऊर्जा की मान सबसे न्यूनतम होगी, तब स्थितिज ऊर्जा की मान सबसे न्यूनतम होगी, तथा द्विध्रुव स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि तथा द्विध्रुव स्थिर रहेगी, तथा द्विध्रुव स्थिर रहेगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, अस्थायी रूप से स्थिर रहेगी, द्विध्रुव अस्थायी रूप से स्थिर रहेगी। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, जैसे थीटा जब आप ले लिए 0, तो आप इसको क्या लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना बच गया, माइनस ऑफ पीई बच गया। ये सबसे क्या होगा, कम हो गया। लेकिन डाइपोल आपका अब ऐसे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कहानी आपको पिछले क्लास में भी बतलाई। दूसरा पॉइंट लिखिएगा नोट में, when theta is, ऐसे लिख लीजिए, when theta is equal to 180 degree then potential energy will be maximum, potential energy will be maximum, and dipole is in unstable equilibrium, unstable equilibrium। देखिए, यदि कोण का मान 180 डिग्री हो, यदि कोण का मान 180 डिग्री हो, तब स्थितिज ऊर्जा की मान अधिकतम होगी। यदि कोण की मान 180 डिग्री हो, तब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तथा द्विध्रुव अस्थायी, तथा द्विध्रुव स्थिरता में रहेगी, तथा द्विध्रुव अस्थायी स्थिरता में रहेगी। यानी कि स्थिर तो है लेकिन अस्थायी रूप से। कैसे, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर डायरेक्टेड है आगे की दिशा में, और डाइपोल आपका रखा हुआ है इस प्रकार से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, बीच का एंगल सेपरेशन 2l, तब इसको बोलेंगे कि 180 डिग्री पर है। तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जरा से इसको पिंच कीजिए, अगर थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाइएगा तो खड़ाक से इस पर इधर फोर्स लग जाएगा QE और इधर फोर्स लग जाएगा QE, ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। लेकिन अभी अगर इस स्थिति में, तो इस पर आप फोर्स लगाएंगे भी तो ये फिर वापस से अपने पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इसको जरा सा डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये अपने इनिशियल पोजीशन में कभी नहीं लौट पाएगा। तो ऐसी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कही जाएगी। और अगर डिस्टर्ब करने के बाद भी डाइपोल अपने इनिशियल स्टेट में लौट रहा है, तब उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, यहां पर अगर देखिएगा तो थीटा 180 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पीई और कॉस 180 डिग्री।
आप जरा बताइए cos 180 क्या होता है, -1, और ऑलरेडी माइनस है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा क्या। चलिए इसको यू लिख देते हैं यहां से। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यहां पर भी ज्यादा बेहतर। चलिए यहां तक कहानी समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, यहां तक समझ में आया। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। रखिए इसमें यहाँ पर 90 डिग्री रखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। अब फाइनल का ही बताए कि जैसे किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखिएगा तो बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है, ठीक ना। चलिए लिख लिए। चलिए अब आगे लिखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, इसके बाद जो है हम लोग सीधे आ रहे हैं कहां पर, सवाल पर। ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें लिखिएगा SHM of electric dipole in uniform electric field। SHM of electric dipole in uniform electric field। देखिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई विद्युत द्विध्रुव की, रखी गई विद्युत द्विध्रुव की SHM का मतलब क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। तो SHM का मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रख दीजिएगा तो वो इस प्रकार से क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, SHM बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। आइए समझते हैं इसको, और एक ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक ले लिए हम इलेक्ट्रिक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर एक डाइपोल को हम रखते हैं, कैसे रखेंगे डाइपोल को, तो देखिए यहाँ है -q चार्ज और यहाँ ले लेते हैं +q चार्ज। ये दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन क्या है, तो चलिए बीच की सेपरेशन है 12। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है तो एक बात तो तय है कि इस पर जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा, QE इधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा QE फोर्स इधर लगेगा कि नहीं। तो चलिए बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा। सेपरेशन को बना दिए इधर, और ये बीच का एंगल कितना है। देखिए हुआ क्या कि पहले ऐसे था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसको हम क्या किए, इधर से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिए। देखिए डाइपोल बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अब इसको हम क्या कर दिए, इस प्रकार से कर दिए, थोड़ा सा इसको पिंच कर दिए, तो ये वाला पोर्शन आगे आएगा। तो जैसे इस पर फोर्स लगेगा तो ये किधर आना चाहेगा, नीचे, ये किधर आना चाहेगा, ऊपर। तो देखिए होगा क्या, ये आपका पहले ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, समझिएगा। अब इसको आप थोड़ा सा पिंच कर दिए ऊपर, तो आना तो चाहेगा ये नीचे, लेकिन बताइए क्या ये नीचे आकर के बिल्कुल रुक जाएगा, नहीं। जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके लिए रुकते रुकते जो थोड़ा सा ये नीचे रुक ही जाएगा, नहीं समझे बात को। आप बहुत तेजी से दौड़ करके आइए, ठीक, बहुत तेजी से आप दौड़ करके आइए, और अचानक से कहीं पर रुकना हो तो रुकते रुकते आप थोड़ा सा तो आगे बढ़ ही जाते,
वही बात है, ये डाइपोल को हम ऊपर पिंच कर दिए, ये नीचे आ रही थी, लेकिन नीचे आते आते अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा क्या आ गया, नीचे आ गया, तो फिर इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो फिर ऊपर जाते थोड़ा सा और ऊपर चल गया। तो इस प्रकार से लगातार इस प्रकार से क्या करते रहेगा, ऑसिलेट करते रहेगा। अब ये हम कैसे समझें इसका मोशन यूनिफॉर्म। तो देखिए एक बात तो ये तय है कि जो इस पर टॉर्क लगेगा ये कितना लगेगा, तो माइनस ऑफ पी साइन थीटा। चलिए टॉर्क के अगर हम मैग्नीट्यूड की ही सिर्फ बात करें, टॉर्क के अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो पीई माइनस पीई साइन थीटा। अब आप कहेगा कि अभी तक तो पी साइन थीटा लिखते थे, माइनस क्यों लिख दिए। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आप इसको किधर फोर्स लगाए, ऊपर, लेकिन ये आ किधर गया, नीचे आ गया, तो टॉर्क आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहां पर क्या है। अब एक बात बताइए, टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई इंटू एल्फा लिखते हैं। अब कहिएगा ये सब टर्म कहां से आ रहा है, तो घबराइए नहीं, ये सब टर्म रोटेशन वाले चैप्टर का है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स का क्लास रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। क्लास में बैठिए तो प्रॉपर तरीके से बैठिए, दिमाग को एकदम यहां रख करके बैठिए, लिंक को जोड़े रखिए, फिर फिजिक्स फन हो जाता है। और जब फिजिक्स आसान हो गया तो फिर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जहां कड़ी ब्रेक कर गया, बीच में 2 क्लास छोड़ दिए, तीसरे क्लास से आए, तो फिर बहुत सा कंफ्यूजन आपको हो जाए, बात समझ में। तो कोशिश ये करना है कि कोई क्लास अगर छूट भी गया तो हम किसी से फोन कॉल्स करके, नोट्स लेकर के या वीडियो लेक्चर्स देख करके हम पहले कवर इसको कर लें, यही बात समझ। तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट आपका रोटेशन का है, ठीक है। जब रोटेशनल मोशन आप पढ़े होंगे तो वहां पर ये सब कॉन्सेप्ट आता था, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आता था कि नहीं। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं वैसे नॉलेज के लिए। यहाँ पर जो आपका आई है, आई को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये अल्फा जो है, अल्फा को कही जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। और इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई, पीई, और इस साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं क्या, थीटा क्यों लिखे, क्योंकि हम थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा जब थीटा, थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, करीब करीब थीटा के ही बराबर हो जाता है। ये बात आप पढ़े कि नहीं। यहाँ पर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is displaced slightly in uniform electric field, then it will execute SHM। यानी कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को थोड़ी सी, एक समान विद्युत क्षेत्र में थोड़ी सी जब इसको विस्थापित करते हैं, ये एसएचएम को, मतलब एसएचएम आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर लिख दिया थीटा। अब जरा सोचिए, क्या यहाँ पर ये जो आपका अल्फा है, अल्फा को कैसा लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ पीई अपॉन आई इंटू थीटा, लिख सकते हैं। और देखिए यही जो आपका रिजल्ट है, यही रिजल्ट बताता है, यही रिजल्ट ये बताता है यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये किसमें है, एसएचएम में। कैसे, याद कीजिए रोटेशन का, अगर आपको कहानी याद होगा कि जब एंगुलर मोमेंटम सम कांस्टेंट इनटू एंगल आ जाता, एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाए, सम कांस्टेंट इनटू क्या आ जाए, एंगल। तो इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते थे कि ये एसएचएम हो रहा है, इसी को क्या बोलते थे, एसएचएम हो रहा है। बाकी आप इसको लिख लिए, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आपको समझ में आएगा। चलिए यहां तक क्लियर है, बिल्कुल, चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और पूछता है, एक चीज इसमें और आपसे पूछा जा सकता है कि अगर डाइपोल एसएचएम में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है,
तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ ली जाए इसके ऑसिलेशन की टाइम पीरियड यानी कि इसकी आवर्त काल क्या होगी, ये अगर आपसे पूछी जाए तो देखिए रोटेशन में एक रूल होता था कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लिखते थे ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे? कांस्टेंट टर्म। यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई अपॉन आई, ये कांस्टेंट टर्म आपका हो गया क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, और आपका आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो देखिए ओमेगा को ओमेगा इज इक्वल टू क्या आप ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई, बोलिए हाँ या ना। और ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई टी, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? पीई अपॉन आई। तो अगर आपसे टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन टी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन। चलिए तो फटाफट से नोट कीजिए और अब हम लोग आते हैं सवालों के ऊपर। बाकी फटाफट से जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे क्लियर है यहाँ तक नहीं, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पिछले क्लास में कितना क्वेश्चंस हुआ था हम लोगों का? 7 तक हो गया था। लिख लिए? चलिए 7 क्वेश्चन हुआ था पिछले क्लास में। आइए आगे के सवालों को हम लोग लगाते हैं। चार, 5, 6, 7 यहाँ तक हो गया था, ये हो गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अलग अलग है। ठीक, मतलब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि -1 माइक्रोकुलम का एक चार्ज यहां पर है और प्लस, चलिए -1 माइक्रोकुलम का एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज जो है +1 माइक्रोकुलम का यहां पर है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये 100 एंगस्ट्रॉम दी गई है। ठीक, आगे कहता है कि एक बिंदु P यानी कि कोई एक पॉइंट P है, मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर जो इसका सेंटर है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है कोई एक पॉइंट P, लेकिन कहाँ है? तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत द्विभाजक पर है। कहां पर है? लंबवत द्विभाजक पर, यानी कि अब डायग्राम बदल दे। देखिए ये -1 माइक्रोकुलम और इधर पर क्या लिए थे? +1 माइक्रोकुलम। बीच का सेपरेशन कितना है? 100 एंगस्ट्रॉम। ये इसका रहा सेंटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंबवत द्विभाजक पर पॉइंट P है, तो लंबवत द्विभाजक का मतलब कि यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं पर है पॉइंट P, जो कि कितना दूर है? तो ये सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर।
तो आपसे पूछा गया कि P पर विद्युत क्षेत्र होगी, तो हम लोग तो जानते हैं कि किसी डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इधर होगा, और कितना होगा, कितना होगा, तो सिंपल KP बाई आर क्यू। ठीक है, तो K कैसे निकालते हैं, तो इसका वैल्यू याद रखना है 9 इंटू 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू बीच का सेपरेशन लेते हैं, तो चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकुलम, चलिए 1 लिखते हैं, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और गुणा में सेपरेशन कितना है 100 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर कितना होता है, -10 मीटर, तो 100 को क्या करना है, 10⁻⁻10 से गुणा करना है, तो ये मीटर में आ गया। अब ये जो है डाइपोल मोमेंट किसमें आ गया, एसआई मात्रक, तो P की जगह पर क्या लिख देंगे, तो चलिए 10⁻⁻6 गुणा में, चलिए पूरा ही लिख, ये डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं, P का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा ना, पर -10 डिवाइडेड बाई R का क्यूब। अब बताइए 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, 0.1, तो इसका क्यूब कीजिएगा, यानी कि 3 बार गुणा कीजिएगा, 3 बार गुणा करेंगे। फटाफट से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितना आएगा, कितना आएगा बतलाइए। तो देखिए यहां से अगर जोड़िएगा तो ये 1 2 और 3, 3 जीरो जब ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर यहाँ 12 हो जाएगा, सबसे पहले समझिए 12, और ये -6 और ये -10 कितना हो जाएगा, अच्छा 12 और ये 2 कितना हो जाएगा, इसको पकड़िए, 12 और ये 2 कितना हो गया, टोटल 14, नीचे के हटा दिए, तो नीचे वाले को अगर हटाइएगा ये सब को, तो ऊपर 10 का पावर 3 से क्या करना होगा, गुणा, तो 9 और 2 11 और 3 कितना हो गया 14, और ये 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, तो माइनस कितना बचेगा 2, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया 9 गुना में 10 का पावर, यानी कि EP इज इक्वल टू कितना, तो 0.09 और कूलम मीटर, ये कूलम मीटर होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो 0.09 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है सही। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगता है डर, तो 4 स्टेप में सॉल्व कीजिए। पहला स्टेप देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड -1 microcoulomb are separated by a distance of 100 angstrom. A point P at a distance of 10 cm from the midpoint and on the perpendicular bisector of the line joining the two charges, the electric field at P will be. तो 2-3 समस्या है। सबसे पहले तो इसको हम पढ़ लिए, धारा प्रवाह, तो रीडिंग नहीं देना था, पढ़ के इसको समझना था, एक गलती की। दूसरा चीज, इंग्लिश देख के ही बुखार लग जाता है। माइंड सेट हमारा है ना कि हम जैक बोर्ड से हैं, हम बिहार बोर्ड से हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए पाप है ना। हिंदी में ही रहेगा तो हम समझ पाएंगे। आप इसको समझने का प्रयास ही नहीं करते, तो इंग्लिश से घबराना नहीं है और धारा प्रवाह पढ़ना नहीं है। सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज पर। और जब पढ़ भी लिए तो ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। अब कंफ्यूज हो गए, दो डिस्टेंस आ गया, अब क्या करें। ये सब हम लोग क्वेश्चन पढ़े नहीं कि सीधे कहाँ आ गए, डाटा पर आ गए, नहीं। देखिए पहला काम आपका होना चाहिए लैंग्वेज पर। जैसे हम इसको पढ़ेंगे, 2 point charges of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by a distance of 100 angstrom. तो हम समझ गए कि अच्छा एक -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरा +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये दोनों के बीच का दूरी है 100 एंगस्ट्रॉम। तो अगर एक लाइन पढ़े तो एक लाइन का मतलब तो हम समझ गए क्या बोला क्वेश्चन, तो हम खट से फिगर बना दिए ना। ठीक है, हालांकि याद कीजिए पहली बार जब हम फिगर बनाए थे तो ऊपर बनाए थे,
फिगर सही था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये पॉइंट पी कहाँ है। मेरे माइंड में था शायद पॉइंट पी आगे हो, लेकिन ये चीज क्लियर हुआ आगे जब क्वेश्चन पढ़े तब कि पॉइंट पी ऊपर है, तब ना फिर फिगर को मैं ड्रा के इसको नीचे बनाए। आगे क्या कहता है कि अ पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक बिंदु पी है जो कितना है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। कहां से? तो फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी कि ये बीच वाले बिंदु से है, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है और 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तब तो हमारे माइंड में खट से आ गया। तो सबसे पहला काम लैंग्वेज पर काम कीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए लैंग्वेज पर काम करने के साथ साथ कि क्या क्या डेटा आपको दिया हुआ है। दूसरे स्टेप में डेटा, अब डेटा से सोचिए कि इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं या कौन सा फॉर्मूला को लगाएं जिससे कि हमारा क्वेश्चन बनेगा। और इसको आप पकड़ लिए, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले का अगर सही सिलेक्शन कर लिए तीसरे स्टेप में, तो चौथा स्टेप आपका कैलकुलेशन होता है और फिर आपका सवाल क्लियर है यहां तक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक समस्या तो ये भी रहता है कि पूरा बोर्ड में तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में कोई जान, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखिए आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 कूलम एंड -3 कूलम आर टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 3 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है और एक -3 कूलम का चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि देन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। अच्छा, यानी कि डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि Q क्या होगा, Q बराबर भाट, यही ना क्वेश्चन। तो क्या है, सिंपल सा बात है, हम लोग पढ़े हैं कि Q बराबर होता है, सॉरी डाइपोल मोमेंट पूछा है ना, सॉरी डाइपोल मोमेंट पूछा है कि क्या होगा। और इसके अगर मैग्नीट्यूड की हम सिर्फ बात करें, ये Q इंटू क्या होता है, 12 होता है। तो चार्ज कोई भी एक ले लीजिए, 3 कूलम का है तो चार्ज तो अपने एसआई मात्रक में है ही, और बाकी बीच का सेपरेशन। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, 2 गुणा में और बीच का सेपरेशन लिखेंगे, चलिए ये गलत है, ये 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 का वैल्यू है, लेकिन अब इसमें 4 से गुणा कर दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। अब क्या करें, तो इसको बदलिए, किस में, मीटर में बदलिए, क्योंकि एसआई मात्रक में लिखेंगे तो 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, 0.04 मीटर। तो यहां से ये कितना आ गया, 0.12 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट निकाल रहे थे तो कूलम मीटर में आ जाएगा, तो 0.12 पूछता क्वेश्चन में। अच्छा, और एक चीज और, जितना क्वेश्चन आपसे बन भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि कभी अगर लीजर समय मिले तो इसके पहले भी तो पढ़े कि नहीं, कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ लिए, ठीक है, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग वगैरह सीखे, और इससे संबंधित जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं, तो जब भी लीजर समय मिले तो आप उन क्वेश्चन को टाइम टू टाइम बनाते रहिए। यकीन मानिए बहुत से क्वेश्चन आपसे बनेंगे और बहुत से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो नहीं बनेंगे तो उसको बनाना है, नहीं बन रहा है इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से चला गया, तो उसको बोलते हैं रिवीजन फेज, ठीक है। और जब रिवीजन फेज में आइएगा और फिर जब दोबारा से उसको सीखिएगा कि अच्छा यहाँ पर ये गलती हम कर रहे थे, और जिस समय ये फीलिंग आपके अंदर आ गया कि अच्छा ये गलती हम कर रहे थे, ये नहीं करना है, यकीन मानिए उस दिन के बाद से वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलती नहीं। चलिए, तो ये आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र है। तो सिंपल सी बात है, अच्छी लगता है क्वेश्चन रिपीट भी किया है। तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू क्या होता है 2L। तो सिंपल सी, चार्ज के लिए कूलम और इसके लिए क्या लिखते हैं, मीटर। तो अगर इसका डायमेंशन लिखिएगा, ये तो यूनिट हो गया, अगर इसके आप डायमेंशन को लिखना चाहते हैं तो कूलम के लिए क्या लिखेंगे AT, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे L, ATL, और इसी को आप अरेंज करके लिखेंगे तो LTA भी लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत जगह जो है करंट का डायमेंशन A भी होता है और करंट का डायमेंशन I से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए LT और
आई। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बाकी का जो रह गया आपका क्वेश्चन उसको हम लोग अगले क्लास में कवर कर लेंगे, और अगले क्लास में कवर करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह सीखेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ की ओर पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।